नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। और स्वागत है आप सभी का उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में जिसे हम बड़े स्नेह से तैयार करते हैं उन प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए जो सिविल सर्विस का इम्तहान देने वाले हैं। हमारा प्रयास हमेशा यह रहता है कि हमारा नज़रिया भारत केंद्रित हो और हम भारत की विदेश नीति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का विश्लेषण करें, कैसे शक्ति समीकरण प्रभावित हो रहे हैं, कैसे हमारी विदेश नीति के लिए नई चुनौतियां प्रकट हो रही हैं या क्या संभावनाएं उदय हो रही हैं। हाल के हफ्तों में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं हमारे पड़ोस में, जिसे कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अनुसार पहला चक्र माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पड़ोसियों का। पाकिस्तान में काफ़ी उथल पुथल अप्रत्याशित रूप से शुरू हो गई है। इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की पेशकश हुई है। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है उसने एक अस्थिरता का माहौल उस देश में बना दिया है। इसी तरह कुछ जो आज जिस आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा था वो बद से बदतर होता जा रहा है और वहाँ की जनता लगभग एक शांतिपूर्ण अहिंसक विद्रोह के रूप में प्रकट कर रही है अपने आक्रोश को। और सरकार को विवश होना पड़ा है कभी आपातकाल लागू करने के लिए तो कभी अपने पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने के लिए। ये दोनों चुनौतियां आने वाले समय में बनी रहेंगी और भले ही हाल फिलहाल इस संकट का निराकरण किसी न किसी तरह हो जाए, भारत के लिए सतर्क रहने की घड़ी है कि बिल्कुल हमारे पड़ोस में यदि आर्थिक मंदी का, सामाजिक असंतोष का, राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है तो निश्चय ही हमारी विदेश नीति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घटित हुई हैं, उन सब का चर्चा हम आपके साथ करेंगे इस बार। पिछले सप्ताह पाकिस्तान में जो कुछ घटा वो निश्चय बहुत ही नाटकीय था, मगर तब भी ये कहना तर्कसंगत नहीं है कि जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित था। काफ़ी समय से ये आशंकाएं स्पष्ट नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान में अस्थिरता का अध्याय शुरू होने वाला है। इसका एक बड़ा कारण ये था कि पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उसके ऊपर ऋण का बड़ा बोझ है और न केवल अपने विकास कार्यक्रमों के लिए, न केवल आर्थिक विकास के लिए, सरकार का कामकाज चलाने के लिए भी उसे जिस धन की ज़रूरत है वो उसको सुलभ नहीं था। विदेशों से उसने जो ऋण लिया है अरबों डॉलर का, सऊदी अरब से अरबों डॉलर की सहायता और ऋण चीन से, वो लौटाने में अक्षम है और उसकी आर्थिक स्थिति, महंगाई पर काबू पाने पर प्रधानमंत्री इमरान खान असमर्थ रहे थे। और महंगाई के अलावा बेरोज़गारी का मुद्दा है, पाकिस्तान के शहरों में संगठित अपराध का मुद्दा है और आतंकवाद की चपेट में जो पाकिस्तान स्वयं अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं के जाने के बाद विकराल रूप से फंसने की संभावना दिख रही है, वो भी चिंताजनक है। पहले ये सोचा जाता था कि जब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में है, पाकिस्तान भयादोहन कर सकेगा अमेरिका का और ये बतलाता रहेगा कि उसकी भू राजनीतिक स्थिति कितनी संवेदनशील है, अमेरिका को उसकी ज़रूरत है, उसकी अर्थव्यवस्था असफल होती रहे, वहाँ की सरकार निकम्मी साबित होती रहे, मगर अमेरिका आर्थिक सहायता की बैसाखी उसे सुलभ कराता रहेगा। मगर जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने सत्ता ग्रहण की, पहले पहल तो पाकिस्तान को लगा कि जीत उसकी हुई है, क्योंकि जो हक्कानी धड़ा था तालिबान के साथ वो पाकिस्तान की ही संतान था और उन्हें लगता था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई या सेना उनको प्रभावित करती रहेंगी और काबुल की नीतियां पाकिस्तान के अनुकूल रहेंगी। मगर हाल में जो सत्ता संघर्ष काबुल में देखने को मिला है उसमें इस्लामी सल्तनत जो खुरासान प्रदेश की है उसका सीधा टकराव न केवल तालिबान से है बल्कि पाकिस्तान से भी है, जिसे वो इस्लामी धर्मराज नहीं मानते हैं। उनकी कट्टरपंथी तालिबान से कहीं अधिक है। तो जलालाबाद वाली सरहद पर पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों पर गोलाबारी हुई है, कुछ उनकी जानें गई हैं और ये संघर्ष से लगता है कि हक्कानी उतना प्रभावशाली नहीं है जितना उनको समझा जाता था। पाकिस्तान को स्वयं अब ये चिंता सताने लगी है कि यदि अफ़गानिस्तान अस्थिर होता है तो आतंकवाद और कट्टरपंथी इस्लाम का लावा उसकी तरफ बहकर निश्चित रूप से निकलेगा। शुरू में जब सत्ता ग्रहण की थी इमरान खान ने तो सेना उनकी पक्षधर इसलिए थी, बल्कि इमरान खान को सेना का ही प्रत्याशी बताया जाता था। एक तो इमरान खान पठान है, सेना में पंजाब का वर्चस्व है, वहाँ के राजनीतिक दलों में सबसे प्रभावशाली नेता पंजाबी नेता हैं
तो कुल मिलाकर इमरान खान को सेना ने इसलिए समर्थन दिया था कि पंजाब के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाया जा सके, और उन्हें लगता था कि जो जो व्यक्ति उनकी कृपा से, उनके कृपा कटाक्षों से, उनकी सहायता से, उनके समर्थन से प्रधानमंत्री बना है, वो उनके मनोनुकूल काम करता रहेगा। शुरू में ऐसा हुआ भी, पर क्योंकि इमरान खान बड़े करिश्माई व्यक्तित्व के धनी हैं, क्रिकेट कप्तान के रूप में बेहद लोकप्रिय थे, उनकी छवि एक पढ़े लिखे, बुद्धिमान, अंतर्राष्ट्रीय मिजाज के आधुनिक व्यक्ति की है। अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी तरह की सांप्रदायिक कट्टरता से वो मुक्त रहे हैं। उन्होंने अनेक परोपकारी कार्यों में अपनी संपत्ति को खर्च किया है, मगर तब भी उनका जनाधार नहीं है। उनका जनाधार उस तरह का बिल्कुल नहीं है जैसा कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, जिस तरह का जनाधार नवाज शरीफ का रहा हुआ है, या बेनज़ीर ने भी अपने पिता के चिन्हों पर चलते हुए अपनी लोकप्रियता की ज़मीन तैयार की थी। तो इमरान खान ने शुरू के कुछ वर्षों में तो सेना के साथ उनके संबंध सहज बने रहे, पर धीरे धीरे उनका प्रयास ये हुआ, जो पिछले कुछ महीनों में देखने में आया, कि वो सेना के कुछ जनरलों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने पसंद के लोगों को आईएसआई का मुखिया बनाना चाहते थे, आईएसआई के मुखिया का तबादला किसी कोर कमांड में, डिवीज़न कमांड में करना चाहते थे, जिससे सेना को थोड़ी ये चिंता सताने लगी कि कहीं वह सेना की एकता में फूट डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनका प्रयास ये तो नहीं है कि वो अपने को अधिक स्वाधीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण भी सेना के साथ एक तरह का संघर्ष इमरान खान का पिछले कुछ महीनों में चलता रहा है। अब जहाँ तक सारी पाकिस्तान की असफलताओं का ठीकरा इमरान खान के सर पर फोड़ने की बात है, हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि आर्थिक भ्रष्टाचार हो, आर्थिक मंदी हो, आर्थिक प्रबंधन में निकम्मापन हो, इस सब के लिए सिर्फ इमरान खान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए बरसों का वह भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, जिसके लिए सेना नायक भी जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े भूपति जिम्मेदार हैं, और वो राजनीतिक नेता जिम्मेदार हैं जो लोकप्रिय हैं, जिनका जनाधार है, मगर जिनके निस्वार्थ स्वार्थ कहीं सेना के साथ जुड़े हैं तो कहीं भ्रष्टाचारियों के साथ, नौकरशाहों के साथ। और जिस तरह से नाजायज़ हथियारों का या मादक द्रव्यों का प्रवाह अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आया है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अदूरदर्शिता के साथ तालिबान की जहरीली फसल पनपाई थी, एक इस्लामी कट्टरपंथी का जो दौर शुरू हुआ था जनरल ज़िया के कार्यकाल से, वो आज तक पाकिस्तान का कायाकल्प, पाकिस्तान की मानसिकता का हुआ है। पाकिस्तान में भारत की तरह प्रभावशाली मध्य वर्ग नहीं है, वहाँ बेहद बेशुमार अमीर हैं और सेना के नायक हैं, सेना के जनरल हैं। आम आदमी की ज़िंदगी में जो असरदार चीज़ है, कहीं ना कहीं वो इस्लामी कट्टरपंथी घर करती रही है। पाकिस्तान की एक पूरी पीढ़ी इस्लामी कट्टरपंथी मानसिकता से ग्रस्त है। वो उसने कोई दूसरी शिक्षा नहीं देखी है, दूसरी तरह का चुनाव नहीं देखा है। वो पूरी पीढ़ी अफ़गानिस्तान में युद्ध के दौरान बड़ी हुई है, 20 साल की दौरान, और उसका जो हम शहरों में रहने वाले उच्च मध्यवर्गीय पत्रकारों का, राजनयिकों का, सरकारी नौकरों का, लेक्चरों, प्रोफेसरों की बात नहीं कर रहे हैं, लेखों का, जो पाकिस्तान का आम आवाम है, वो भारत के साथ शांति और सद्भाव भले ही चाहता हो, मगर इस्लामी कट्टरपंथी से भी प्रभावित है। उसके मन में भी एक अंधभक्ति का भाव अपने राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के प्रति है। वो भारत की तमाम खामियां देख सकता है, मगर अपने अंदर की खामियां नहीं देख सकता। इमरान खान ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। उनकी जो तहरीक पाकिस्तान पार्टी थी, वो भी एक बार तालिबान का समर्थन करती थी। आज उस स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। इन सब बातों को यदि आप ध्यान में रखें तो हाँ, जो असफलताएं इमरान खान की हैं वो राजनयिक मोर्चे पर हैं। वो जनाधार के अभाव में कुछ ऐसे फैसले लेने की हैं जो शायद बहुत तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने जब अपने मुस्लिम मित्र देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, तो क्रमशः उनके संबंध सऊदी अरब के साथ ख़राब होते गए हैं। अमेरिका के साथ उनके संबंध मधुर नहीं रह सके हैं, क्योंकि उनकी विवशता है चीन के ऊपर निर्भर रहने की, और चीन के प्रति जो निर्भरता इमरान खान की और उनके पाकिस्तान की है, वो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। और जिस तरह से उतावली में कभी इमरान खान विंटर ओलंपिक्स के दौरान बीजिंग पहुंच गए, या फिर जिस समय रूस ने आक्रमण यूक्रेन में किया उस समय वो मॉस्को पहुंच गए और उन्होंने गदगद भाव से एक तरह से समर्थन प्रकट किया पुतिन के प्रति, ये सारी बातें अमेरिकियों को नागवार गुजरी हैं। तो ये बातें निश्चित रूप से असफलताएँ हैं इमरान खान की, मगर फिर हम इस बात दोहराना चाहेंगे कि अकेले इमरान खान पाकिस्तान की सभी असफलताओं के लिए, कमियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते हैं। जहाँ तक भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों का प्रश्न है, हाँ, करतारपुर गलियारा उनके कार्यकाल में उसका उद्घाटन हो सका। उनका रवैया उतना मैत्रीपूर्ण, उतना दोस्ताना बिल्कुल नहीं है जैसा नवाज शरीफ का रहा था।
मगर नवाज शरीफ की कठिनाई ये थी कि जिस समय वह प्रधानमंत्री थे, जो तूती बोलती थी वो सिर्फ सेना की बोलती थी, और इस समय सेना नेपथ्य में है। सेना का कहना ये है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो आपस में सत्तारूढ़ सरकार इमरान खान की हो या विपक्षी दल हो, वो आपस में तय कर लें कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह चलाना है। एक तटस्थता का भाव जनरल बाजवा ने अपनाया हुआ है। अब जहाँ तक पाकिस्तान के राजनीतिक जीवन का यथार्थ है, वहाँ जब से सेना ने सत्ता ग्रहण की है शुरू में तख्ता पलट के बाद, तब से अब तक कभी वो पर्दे के पीछे गए हैं, कभी पर्दे के सामने रहे हैं, मगर अंतिम फैसला, निर्णायक फैसला सेना ही लेती है। अब इस बार देखने लायक ये होगा कि इमरान खान का जो टकराव विपक्षी दलों के साथ हो रहा है, उसमें कितनी तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका वहाँ की सेना निभाती है। अब एक संक्षिप्त सर्वेक्षण ही सही उस घटनाक्रम पर जिसने पाकिस्तान को इस कगार तक पहुंचाया है। पिछले कुछ महीनों में ये बात स्पष्ट हो रही थी कि विपक्षी दल खिन्न है, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, शहरों में संगठित अपराध के कारण, इस्लामी कट्टरपंथी के कारण और विदेश नीति में असफलता के कारण अपने देश की। उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान निरंतर पतनशील है और उन्होंने घेरना शुरू कर दिया था इमरान खान को। इमरान खान को लगता था कि उनके पास उनकी जो साझा संगठन पर आधारित सरकार है, उसके पास बहुमत है, उसको कोई हटा नहीं सकता है, और उनको लगता था कि जो उनकी विपक्षी पार्टियां हैं उनमें आपस में इतनी फूट है कि वो एकजुट नहीं हो सकती। मगर जब उन्हें धीरे धीरे ये लगा कि वो एकजुट हो रही हैं और उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तब भी कुछ अपने अहंकारी स्वभाव के कारण, कई उनके आलोचक कहते हैं कि उनका स्वभाव एक ऐसे कुलीन बेहद अमीर आदमी का है जो अहंकारी होता है, जो जनसाधारण से बातचीत करने में कतराता है, जो सड़क से उठा सड़क छाप राजनेता है, उससे वो बात नहीं करना चाहते। उनके अपने दल के लोग यदि उनसे छिटक कर बिखर कर अलग जाने लगते हैं तो वो सीधे उनको फुसला के बहला कर वापस लाने की बात नहीं करते। वो इसे अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते हैं और अपने कुछ भरोसे के आदमियों को इस काम पर लगा देते हैं, जिससे काम और बिगड़ जाता है। इस बार भी लगभग यही हुआ कि जो बहुमत था जब उन्हें जाता नजर आने लगा, तब उन्हें लगा कि वो एक कुछ संसदीय संकट पैदा कर ऐसा कर सकते हैं कि वो सत्ता में बने रहें। उनके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव पास करने की बात की गई तो विपक्षी दलों को लगता था कि अब बहुमत उनके पास है और वो पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर लेंगे और मजबूर करेंगे इमरान खान को इस्तीफा देने के लिए। जब ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई तो इमरान खान ने एक नया हथकंडा अपनाया, जो जितने विश्लेषक पाकिस्तानी राजनीति के हैं उनका मानना है कि ये घनघोर असंवैधानिक गैर कानूनी तरीका था। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार जब ये सूचना दी जाती है उसके हफ्ता भर तक अधिकतम एक बहस चलती है और निश्चित एक दिन उसके बाद मतदान हो जाता है। पहले तो कुछ स्थगित किया गया इस कार्यक्रम को, कभी इस बहाने कि संसद के एक सदस्य का निधन हो गया था, परंपरा के अनुकूल नहीं कि उस दिन कोई और काम हो, तो ये बहस एक दिन बाद शुरू हुई। और फिर जब बहस चल रही थी और बहस के बाद ये अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जाना था, कुछ नाटकीय घटनाएं हुई। नाटकीय घटनाएं ये थी कि उस दिन संसद के अध्यक्ष ने गैर हाजिर रहना ठीक समझा। उपाध्यक्ष उनकी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने एक विचित्र फैसला सुनाया। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5(1) के अनुसार यदि राज्य पर, स्टेट पर कोई संकट आता है तो पाकिस्तान के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो एकजुट होकर राज्य का समर्थन करें। अब यहाँ जो परिभाषाएं हैं वो बहुत असमंजस में डालने वाली हैं। जो राज्य है, स्टेट, यदि वो संकटग्रस्त है तो क्या इसको सरकार के संकटग्रस्त होने का पर्याय समझा जाए या राज्य को राष्ट्र का पर्याय समझा जाए? और ये कर्तव्य यदि पाकिस्तान के नागरिकों का है तो उनका कर्तव्य इसके बाद क्या बनता है, कैसे वो मुकाबला करें? और इस संकट की चेतावनी इमरान खान ने ये कहकर दी थी कि उनको सत्ता से हटाने के लिए कुछ विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। ये साजिश शायद अमेरिका में रची गई है, वहाँ की खुफिया एजेंसियों द्वारा रची गई है, क्योंकि वो चीन के साथ हैं, वो रूस के साथ हैं। और कई बार वो भारत का उल्लेख भी करते थे, मगर उनका कहना था कि भारत के प्रति आजकल जो मैत्रीपूर्ण रुख रखने वाला एक देश है अर्थात अमेरिका, उसकी साजिश इसकी थी, उनकी मेरी जान को खतरा है आदि आदि। मगर जब ये फैसला उपाध्यक्ष ने सुनाया तो विपक्षी दलों ने तत्काल बहुत गुस्से में भरकर ये कहा कि ये तो संवैधानिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। जिस दिन ये तय होता है कि विश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जाएगा, उस दिन दूसरा कोई मुद्दा सदन में उठाया ही नहीं जा सकता। मगर यही संसदीय पेच ये भी है संसदीय प्रणाली का कि संसद में जो कुछ संवाद चलता है, जो कार्यवाही चलती है, उस पर अध्यक्ष
या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो फैसला लेते हैं वो सर्वमान्य होगा, उसे अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये तर्क आज पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका है। उस दिन वो गैर हाजिर थे, मगर आज उन्होंने अपनी कानूनी सलाहकारों को सर्वोच्च न्यायालय के सामने भेजा है, जहां विपक्षी दलों ने इस फैसले को उपाध्यक्ष की चुनौती दी है। राष्ट्रपति का तर्क इमरान के तर्क के अनुकूल है। उनका कहना है कि संसद में जो कुछ हुआ उस पर कोई भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय नहीं सुना सकता। जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न है, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली में कम से कम सतह के ऊपर जो देखने को मिलता है, हकीकत भली पर्दे के पीछे से सेना की तानाशाही की हो, मगर जब तक संसदीय प्रक्रिया चल रही है वहाँ भी सत्ता का विभाजन है, वहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय स्वाधीन है, निष्पक्ष है, आदर्श रूप से निर्भय है और वो अपने फैसले स्वाधीन रूप से सुना सकता है। अतीत में ऐसा हुआ भी है कि वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने कभी परवेज़ मुशर्रफ को कटघरे में खड़ा कर बुलाया है, कभी नवाज शरीफ को बुलाया है, उनके खिलाफ फैसले दिए हैं। सेना को भी चिंता तो रखा है, शंकाकुल रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा। बड़ा जन आंदोलन उस मुख्य न्यायाधीश के साथ रहा था उनके समर्थन में, मगर बाद में वो सारी संभावनाएं भी धीरे धीरे निरस्त हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह का सिविल समाज नहीं है, सिविल सोसाइटी नहीं है जिस तरह की भारत में है, या उस तरह का मध्यवर्ग या उस तरह का मीडिया नहीं है जो प्रभावित कर सके। अंततः ये संघर्ष प्रभावशाली, करिश्माई, लोकप्रिय राजनेताओं और सेना नायकों के बीच ही चलता रहता है। अब इस बार भी हुआ क्या है कि जब ये सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हुई तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो सारे पक्षों को सुनना चाहते हैं और इसमें काफ़ी देर लगी। विपक्षी दलों को इससे बड़ी आपत्ति थी, उनका कहना था इसमें इतनी देर लगने की कोई बात नहीं, हर व्यक्ति को, हर पक्ष को आधा आधा घंटा अपना पक्ष रखने के लिए सुना दिया जाए और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुना ले। विपक्ष की मांग ये भी थी कि एक छोटी बेंच 3 जजों की इसको सुन रही थी, उसको बड़ी बेंच ने सुनना चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की बेंच गठित कर दी। इससे विपक्षी दलों को संतोष नहीं हुआ। उनका कहना था इससे बड़ी बेंच होनी चाहिए और आदर्श स्थिति यह है कि पूरी सर्वोच्च न्यायालय की बेंच जो 17 जजों की है उसने संवैधानिक महत्व के प्रश्न पर अपना फैसला सुनाना चाहिए। सुनवाई जारी है, फैसला आ जाए तब भी इससे कोई स्थिति स्पष्ट होगी कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये जो समय मिला है, ये जो अंतरिम राहत का समय, रेस्पाइट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इमरान खान को जो मिली है उसका उपयोग वो अपने पक्ष में कर सकते हैं। उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करवा लिया है। जैसा हमने पहले उल्लेख किया, राष्ट्रपति का समर्थन लगता है उन्हें प्राप्त है और जब तक ये कानूनी बहस चलती है, इसका जो फैसला होगा, इमरान खान का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए संसद को खारिज करने का सिफारिश कर दी जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं और उसके बाद उन्होंने अपील की है कि चुनाव आयोग को नए चुनाव कुछ महीनों में करवाने चाहिए। अब यहाँ 2 पेचीदगियाँ है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इतनी जल्दी इस तरह से आपातकालीन हालत में चुनाव करवाना संभव नहीं है, वो निर्भय निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं और यदि इन स्थितियों में चुनाव होते हैं तो क्या विपक्षी दल, यदि उनकी एकता बनी रहती है, कई हिंसक घटनाएं इस चुनाव के दौरान नहीं घट सकती हैं, क्योंकि जो मुठभेड़ के तेवर हैं सत्तारूढ़ इमरान खान, उनकी पार्टी के और विपक्षी दलों के, इमरान खान की आशा ये है कि जैसे जैसे समय बीतेगा विपक्ष की एकता हल्की पड़ती जाएगी, उनमें टूट पड़ जाएगी। मगर उन्होंने आह्वान किया अपने समर्थकों का सड़क पर आने के लिए, विपक्षी दलों ने आह्वान किया है एकजुट होकर सड़कों पर प्रदर्शन करने का, संसद की घेराबंदी करने का। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कुछ भी हो, चुनाव कुछ समय बाद ही होंगे, तब तक पाकिस्तान में यह अनिश्चय, असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। सेना ने अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं। नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के, दैत्याकार भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है, उनको वापस स्वदेश लौटने की इजाज़त दे दी गई है, मगर उनकी छवि चूंकि कलंकित धूमिल है तो उनके स्थान पर उनके छोटे भाई जो शहजाद शरीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे, उनको शायद प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पार्टी सामने रखेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर एक अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वहाँ इस पद पर बैठाने का इमरान खान का प्रयत्न भी पाकिस्तान में के लोगों को चिंतातुर करता है। उन्हें लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान की संघीय व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस साजिश का उल्लेख उन्होंने किया उसको प्रमाणित करने के लिए कोई भी सुराग, कोई भी प्रमाण सामने रखने में वो असमर्थ रहे हैं। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की जितनी तख्तापलट की साजिशें होती हैं, नेताओं की हत्याओं की जितनी साजिशें होती हैं, जिनमें बड़े देशों की खुफिया एजेंसियां शामिल रहती हैं, उनके बारे में प्रमाण शायद सार्वजनिक में कभी नहीं आता।
आज भी जनरल जिया की विमान दुर्घटना हो या लियाकत अली खां का पहले जो प्रधानमंत्री थे उनकी उनकी हत्या हो या बेनज़ीर भुट्टो की हत्या हो, किसी भी के बारे में पूरा रहस्योद्घाटन नहीं हो सका है। ये सिर्फ पाकिस्तान की विवशता है, पाकिस्तान का दुर्भाग्य नहीं, यही कैनेडी हत्याकांड के बारे में अमेरिका में कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति आने वाले सप्ताहों में नहीं, महीनों में ही अस्थिर रहने वाली है। जनाक्रोश खौलता रहेगा। इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि आर्थिक संकट पर काबू पाया जा सकेगा। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, संगठित अपराध हो, शहरों में अव्यवस्था हो, प्रशासनिक लापरवाही, कोताही हो, आम आदमी की ज़िंदगी दूभर बनी रहेगी। और जो चीन का प्रभाव पाकिस्तान पर वन बेल्ट वन रोड परियोजना के अंतर्गत दिए उधार के कारण है, अनुदान के कारण है, वो बना रहेगा। इस बात की संभावना कम नज़र आती है कि इमरान खान से खिन्न सऊदी, खाड़ी देश या अन्य उनके मुस्लिम देश उनकी मदद के लिए इस समय आगे आएंगे और ये संवैधानिक संकट जो है वो भारत के लिए चिंता का विषय बना रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अस्थिरता भारत के हित में नहीं है। ये सिर्फ भारत वैरियों को ही पाकिस्तान में पैर पसारने का मौका दे सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि पाकिस्तान के घटनाक्रम को भारत प्रभावित कर सकता है या चुपचाप बैठकर देख सकता है। उसको शायद समझदारी का आचरण ये है कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के हुक्मरान या सेना का कोई दुस्साहसिक तबका या वहाँ की खुफिया एजेंसी का कोई उग्र दुष्ट तत्व भारत विरोधी काम करने की कोशिश कर सकता है, ताकि राज्य के ऊपर आए संकट को वास्तविक यथार्थ प्रमाणित करने की कोशिश की जा सके। ये सिर्फ इमरान खान की कोशिश नहीं हो सकती है, ये भारत विरोधी कोई भी तत्व न केवल पाकिस्तान में बल्कि बड़ी शक्तियाँ जो वहाँ सक्रिय हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। पिछले कई महीनों से श्रीलंका की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ जो आर्थिक संकट था वो विकराल रूप धारण कर चुका है। जब से कोविड की चपेट में श्रीलंका आया तब से वहाँ का पर्यटन उद्योग लगभग चौपट हो गया और पर्यटन उद्योग से ही श्रीलंका अपनी विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा अंश कमाता था। मगर इस आर्थिक संकट की शुरुआत उससे भी पहले हो चुकी थी। पिछले कई दशकों से जब श्रीलंका की सरकार जूझ रही थी निट्टे के बागियों से, आतंकवादियों से, तो बहुत बड़ा जो अंश वहाँ के राजस्व का था वो सैनिक लड़ाई में खर्च होता रहता था। और जब तक ये संघर्ष चल रहा था तब तक भी पर्यटन उद्योग के बढ़ाने की कोई संभावना नहीं थी। मगर जब श्रीलंका की सरकार ने लिट्टे पर विजय प्राप्त कर ली तो एक नया संकट उसके सामने आ गया। वो आर्थिक विकास की गति को तेज़ करने के लिए, आर्थिक उद्योग धंधों को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी कि विदेशी ताकतों ने उस पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उस श्रीलंका की सरकार ने लिट्टे के साथ अपने संघर्ष में मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया था, युद्ध अपराध किए हैं और इसके लिए वो जिम्मेदार और जवाबदेह है, उसकी जाँच होनी चाहिए। श्रीलंका का कहना था कि श्रीलंका की सरकार का ही, राजपक्सा सरकार का कहना था कि हम इन सारे आरोपों की जांच करवाएंगे, मगर किसी बाहरी राज्य को यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि वो श्रीलंका में एक स्वतंत्र जांच इस तरह की करवाएगी। और ये बात बहुत ठीक भी है, क्योंकि इसमें दोहरे मानदंड साफ नज़र आते हैं। जितनी संसार की बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका समेत, जब वो कहीं सत्ता परिवर्तन की नीति का अनुसरण करते हैं, वो इराक हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो या दक्षिण अमेरिका के राज्य हों, तो वो अपने सैनिकों को अभयदान दे देते हैं कि उनके ऊपर कोई मुकदमा किसी भी अदालत में दुनिया में न तो युद्ध अपराध का चलाया जा सकेगा, न मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का। वो अभी गरीब का कैद खाना हो या ग्वांटानामो का कारावास, जहाँ मानवीय अधिकारों का निर्ममता से, बर्बरता से उल्लंघन होता रहा है। मगर इन सब बातों को यदि हम अलग रख लें तो अंग्रेज़ी मुहावरे में जिसे कहते हैं समझौते की नीति, रिकन्सिलिएशन, सुलह की नीति अपनाने का समय श्रीलंका में आया हुआ था। मगर अभी श्रीलंका ने प्रगति यथेष्ट नहीं की थी। वहाँ की अर्थव्यवस्था को एक और झटका लगा और उस झटके का कारण था कि राजपक्सा परिवार ने जितनी आसानी से चीन से आर्थिक सहायता लेना स्वीकार किया, वन बेल्ट वन रोड उनके महत्वाकांक्षी अभियान के जरिए, और अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी तट पर हम्बनटोटा बंदरगाह के पास चीन के सुपुर्द कर दिया 99 वर्ष के लीज पट्टे पर, और जिसके बारे में विश्लेषकों का मानना है कि यह अब लगभग एक तरह से चीन की भूमि हो गई है और उस बंदरगाह में चीन अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। चीनी सरकार ने ऑफकोर्स इस आरोप को खारिज किया है निश्चय ही, मगर ये कहना
कठिन है कि राजपक्षा परिवार जिसका प्रभाव, जिसका अपना क्षेत्र यही पूर्वी श्रीलंका का हम्बनटोटा के आसपास का इलाका है, इस बात के लिए लालायित नहीं था कि उनके क्षेत्र में उनकी ज़मीनी आधार को मजबूत करने के लिए चीनी सहायता की से जो पैसा प्राप्त होता है उसका उपयोग किया जा सके। यहाँ दो कठिनाइयाँ आई। चीन के ऊपर इस निर्भरता के कारण राजपक्सा परिवार को, तब महिंदा राजपक्सा राष्ट्रपति हुआ करते थे, इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें शायद दुनिया के किसी और देश से या किसी बहुराष्ट्रीय अधिकरण से आर्थिक सहायता की ज़रूरत नहीं है। चीन ही उनको इतना पैसा दे देगा कि उनके सारे संकटों का निवारण हो जाएगा। उनको ये भी लगा कि जब चीन से ये पैसा अरबों अमेरिकी डॉलर मिलेगा, वो जिन परियोजनाओं में खर्च होगा उनका कुछ न कुछ लाभ आम आदमी को श्रीलंका में मिलेगा। मगर ये आशाएं निर्मूल साबित हुई। हम्बनटोटा हो, उसके पास का इलाका हो, या कोलंबो बंदरगाह का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण हो, ये सारे कार्यक्रम पिछड़ते रहे हैं और प्रगति उस तरह की बहुमुखी, चाहे वो हवाई अड्डे का निर्माण हो, चाहे वो नए शहरों का निर्माण हो, चाहे वो संरचनात्मक ढांचे का विकास हो, सफल नहीं हो पाया है। राजपक्षा परिवार के आलोचकों का कहना है कि इसका एक बड़ा कारण ये है कि इस कुनबा परस्त परिवार में दैत्याकार भ्रष्टाचार है, इनके साथ जुड़े पूंजीपतियों का लाभ हुआ है, इस परिवार ने अपने को अरबपति खरबपति बना लिया है, मगर श्रीलंका की आम नागरिक को इससे कोई लाभ नहीं हो सका है। ये आरोप सच झूठ जितने भी हो, मगर इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि श्रीलंका के जनतंत्र में कुनबा परस्त जन्मजात अधिकार से राज करने के लिए कुख्यात राजपक्सा परिवार अब तक हो चुका है। एक छोटे से अंतराल को छोड़कर कुछ वर्षों के जब मातृपल श्रीपाला का वहाँ थे और सिरिसेन वहाँ थे, वरना ये परिवार ही पिछले 2 दशक से निरंतर वहाँ काम करता रहा है। हाल में जब पिछले चुनाव में ये राजपक्षा परिवार सामने आया बहुमत प्राप्त कर, तो संविधान में संशोधन कर दिया गया और कार्यकारी राष्ट्रपति का पद बनाया गया। और कार्यकारी राष्ट्रपति के पद का अर्थ था कि उसके हाथ में सारी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया और जो अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि संसद में आते थे वो उस राष्ट्रपति पर या प्रधानमंत्री पर नियंत्रण करने में अक्षम बना दिए गए। और इतना ही नहीं, जो छोटे भाई ने अब राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, गोटाबाया राजपक्सा ने, उन्होंने अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्सा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और उनके अपने पुत्र महिंदा राजपक्सा के पुत्र, उनके भतीजे, 5-6 राजपक्सा परिवार के लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पदों में हैं। उनमें रक्षा मंत्रालय है, उनमें वित्त मंत्रालय है, उनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसमें युवा विकास मंत्रालय है, आदि आदि। और भतीजों की अगर गिनती करें तो कुछ संख्या इसमें और बढ़ जाती है। अब अनुभवहीन, सिर्फ पारिवारिक रिश्तेदारी के कारण महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों से ये आशा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कार्यकुशल प्रशासक होंगे या वो ऐसी नीतियों का अनुसरण करेंगे जो दूरदर्शी हो और जिसके बारे में उनको अपने विभागों के बारे में ज्ञान हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान कुप्रबंधन में अर्थव्यवस्था के हुआ है। अनेक ऐसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, जिनमें से अनेक श्रीलंकाई मूल के हैं, जो विदेशों में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि राजपक्सा परिवार का संकुचित दृष्टिकोण, जो अपने पारिवारिक या अपनी पार्टी के हितों तक ही सीमित रहा है, वो इसके लिए बड़ी सीमा तक जिम्मेदार रहा है। मगर सिर्फ परिवार को दोषी ठहराने के अलावा उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की ओर भी देखना ज़रूरी है। हमने उल्लेख किया था कि कोविड की चपेट में आने के कारण पर्यटन उद्योग बिल्कुल चौपट हो गया और जो श्रीलंका को यह आशा थी कि पर्यटन उद्योग जब बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा फिर से आएगी और संरचनात्मक ढांचे के विकास पर पैसा खर्च इसलिए किया जा रहा था। और एक बात और है कि श्रीलंका की जो भू राजनीतिक स्थिति है उसमें बंदरगाहों का बहुत महत्व है, वो कोलंबो का बंदरगाह हो या हम्बनटोटा का बंदरगाह हो। ये सारे बंदरगाह जो हिंद महासागर में आवागमन होता है जहाजरानी का, उसको नियंत्रित करते हैं। तो जो व्यापार गुजरता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, तेल वाहक पोत हो या अन्य सामग्री हो जो दक्षिण पूर्व एशिया होती हुई पूर्वी एशियाई देशों तक जाती है, उसके लिए श्रीलंका का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। मगर ये तभी तक श्रीलंका के लिए लाभदायक हो सकता है जब इन बंदरगाहों का उच्चीकरण हो, ये कार्यकुशल ढंग से काम कर रहे हों और ये निरापद हो। जब तक ये निरापद नहीं है, कार्यकुशल नहीं है, तब तक श्रीलंका अपने को सिंगापुर के समान या हांगकांग के समान, हांगकांग की भी आज स्थिति थोड़ी जर्जर है, वैसा नहीं प्रस्तावित कर सकता है। इसके बाद एक और कष्ट हुआ। जब ये संकट कोविड की चपेट में श्रीलंका आया
तो और विदेशी मुद्रा का अभाव होने लगा, तो उसको ये कमी महसूस होने लगी कि वो रासायनिक उर्वरकों का आयात नहीं कर सकता है। तो एकाएक ये घोषणा की गई कि अब जैविक खेती की जाएगी। अब जैविक खेती का न तो कोई अनुभव था, न इसकी कोई तैयारी थी, तो जैविक खेती भी बर्बाद हो गई, वो चाय की हो या और साग सब्जियों फलों की हो, तो उसका भी नुकसान वहाँ के किसान को भुगतना पड़ा है। न केवल इतना, बल्कि जब श्रीलंका विदेशी मुद्रा के अभाव में ईंधन का आयात करने में असमर्थ होता गया, तो बिजली के उत्पादन में कटौती हो गई। बिजली के उत्पादन में कटौती हुई तो लंबे लंबे ब्लैकआउट शहरों में होने लगे। मगर जो किसान सिंचाई पर निर्भर थे, उनके लिए सिंचाई भी दूभर हो गई। जो उनकी फसल थी या जो उनको बीज आदि चाहिए थे, उसके लिए जो यातायात था वो भी लगभग ठप हो गया। हाल की स्थिति तो इतनी बुरी हो गई कि अस्पताल में डॉक्टरों को एक घोषणा करनी पड़ी कि प्राण रक्षक दवाइयाँ नहीं हैं, पीड़ानाशक दवाइयाँ ऑपरेशन करने के लिए नहीं है, वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन तो एक सीमा तक भारत और अन्य मित्र देशों ने कोविड के दौरान श्रीलंका को सुलभ कराई, मगर ये संकट इतना विकराल हो गया कि इम्तिहान स्थगित करने पड़े कि कागज़ खरीदने को, पर्चा छपाने को पैसे नहीं थे। और इसके साथ साथ जब इस तरह का संकट मुंह में खड़ा हुआ, तो पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगने लग गई और अस्पताल में तो बहुत चिंताजनक स्थिति थी ही थी। बेरोजगारी मुंह खड़ी थी और महंगाई का तो बेशुमार आसमान कीमतें छूने लगी। 200%, 300%, 500%, 1000%। दूध का पाउडर हो, दालें हो, खाना पकाने का तेल हो। वैसे श्रीलंका में समुद्र से प्राप्त होने वाली सामग्री, मछली आदि काफ़ी है, लोग बेहिचक इनका उपयोग करते हैं, मगर आखिर पेट भरने के लिए जो अनाज, दाल, साग, सब्जी, तेल की ज़रूरत पड़ती है, उसका घनघोर अभाव, अकाल जैसी स्थिति श्रीलंका में पैदा होने लगी। उस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए पहले श्रीलंका को आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, राशनिंग लागू करनी पड़ी। राशनिंग का नेतृत्व अधिकार एक जनरल को, सेना के जनरल को दिया गया, मगर तब भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। तो श्रीलंका को जो ऋण श्रीलंका ने विदेश से लिया था, उसका सूद चुकाने में बाधा होने लगी। जो उसके संप्रभु बॉन्ड थे, उनकी भरपाई वो नहीं कर सकता था। तो ऐसा लगने लगा कि विदेशी मुद्रा का भंडार सिर्फ 2-3 हफ्तों पे बेहद सीमित मात्रा में ईंधन के आयात तक ही सीमित है। जो जहाज श्रीलंका के बंदरगाह तक पहुंचते थे, उनसे भी माल उतारा नहीं जा सकता था, क्योंकि श्रीलंका के पास उस तेल को उतारने के लिए, देने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं थी। भारत ने उदारता के साथ संकट के मौके पर 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का एक तरह का, जिसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं, वो सुलभ कराया। उधार लेने की क्षमता, उधार लेने की लचीली प्रक्रिया श्रीलंका सरकार को सुलभ कराई। 1 और अरब अमेरिकी डॉलर उनको ऋण के रूप में दिए, ताकि वो अपने तत्कालिक सूद या उधार के हिस्से की भरपाई चुकाई कर सकें। उन्होंने लाखों टन खाद्यान्न और ईंधन भी श्रीलंका अपने जहाज़ों में पहुंचाने की पेशकश की है। ये सारी बातें अंतरिम सहायता के रूप में काम आ सकती हैं, स्थिति को सीमित समय के लिए काबू पर ला सकती हैं, मगर इससे अधिक सीमा तक, अधिक दिनों तक राहत श्रीलंका को नहीं मिल सकती। तो फिर जनाक्रोश का सामना करने के लिए जब गोटाबाया राजपक्षे का नाम के साथ नारे लगाए जाने लगे, गो गोटा गो, उनका जो संक्षिप्त नाम है वो गोटा गो है। तो उनको जब जाने के लिए कहा जाने लगा, वहाँ के राष्ट्रपति के प्रसाद पर महल में घेराव किया गया। जनता ने जबरन घुसने की कोशिश की, नारे लगाते हुए। अहिंसक थे, हथियारबंद नहीं थे, मगर स्थिति बहुत नाजुक थी। उनको पीछे धकेलने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। सौभाग्य से कोई जाने नहीं गई, मगर इससे गोटाबाया राजपक्षे को यह लगा कि वो और उनका परिवार उस समय महल के भीतर था, स्थिति कितनी नियंत्रण के बाहर जा सकती है। तो फिर न केवल आर्थिक आपातकाल, बल्कि एक आपातकाल की घोषणा की गई। अब ये फिर ध्यान में रखने लायक है कि जब तक श्रीलंका की सरकार की लड़ाई चल रही थी लिट्टे के साथ, वर्षों तक आपातकाल की स्थिति चली थी, दशकों तक आपातकाल की स्थिति चली थी। मगर हाल के दिनों में चूंकि जनता आपातकाल के जीवन का अभ्यस्त पहले थी, आपातकाल के हटने के बाद उसको एक जनतांत्रिक माहौल में रहने की आदत पड़ रही थी, तो दोबारा आपातकाल लगाया जाना, और ख़ासकर उस स्थिति में जब एक परिवार विशेष अपने को सुरक्षित रखने के लिए आपातकाल लगा रहा हो, उसको कोई चिंता जनता के जीवन की कठिनाइयों से न हो, उसने आक्रोश को और भड़का दिया। एक ही दिन बाद, आपातकाल की घोषणा करने के बाद, राष्ट्रपति गोटाबाया को आपातकाल
का वह अध्यादेश वापस लेना पड़ा। मगर फिर भी उनकी जिद बरकरार है, उनकी पार्टी को बहुमत नहीं रह गया है, उनकी पार्टी से लोग छोड़कर चले गए हैं। अपने बड़े भाई के लड़के को जो वित्त मंत्री था उससे पदभार ले लिया गया, उसको बर्खास्त किया गया। न केवल उसको बर्खास्त किया गया, पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया गया। सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने रहे और उन्होंने फिर भी ये जिद नहीं छोड़ी कि वो पदत्याग करेंगे। जनता उनसे पूरा पदत्याग करने की मांग कर रही है। श्रीलंका की बहुसंख्यक जनता, उनका कहना है, उनके पक्षधरों का, कि पिछले चुनावों में इतने बड़े बहुमत से जीत कर हम आए थे, जनादेश आज भी हमारे साथ है, देश को अस्थिर करने की एक साजिश हो रही है, हम अपना पद नहीं छोड़ेंगे, अब हम इस संकट का निवारण करेंगे। उन्होंने एक और चाल चली है, उन्होंने विपक्षियों को आमंत्रित किया है कि वो आकर उनका साथ दें, एक राष्ट्रीय सरकार का गठन करें और इस राष्ट्रीय संकट का सामना पूरा देश मिलकर करे, सभी दल। विपक्षी दल इस झांसे में आने वाले नहीं। उन्हें लगता है कि उनका प्रयास सिर्फ इतना है कि उनकी सरकार की असफलताओं का ठीकरा सभी के सर पर फोड़ा जा सके। यह कहा जा सके कि सिर्फ राजपक्षा परिवार असफल नहीं था, सारे विपक्षी दल जो एक राष्ट्रीय सरकार में उनके साथ शामिल हुए थे, यदि वो इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी इस सफलता असफलता की बराबरी की रहती है। ये स्थिति पानी गले से ऊपर आ चुका है, बहुत आसानी से कोई इस झांसे में फंसने वाला नहीं है। लगता ऐसा है कि जब तक अहंकार के कारण या इस हठ के कारण कि सिर्फ वही शासन के अधिकारी हैं, उन्हीं को राजकाज संभालने का अधिकार है, उन्हीं को ये कौशल प्राप्त है, यदि राजपक्षा परिवार खासकर गोटाबाया, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हठी आदमी है, जिद्दी आदमी है, बहुत जनतांत्रिक मिजाज के आदमी नहीं है। लिट्टे पर विजय प्राप्त करने का श्रेय उनको इसलिए दिया जाता है कि न वो मानवाधिकारों की चिंता ज़्यादा करते थे, न वो सैनिक अनुशासन से भी ऊपर थे। और उनका जो टकराव जनरल फोंसेका से हुआ था, उसके कारण फोंसेका को भी एक बार कैद किया गया था, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो वो चुनौती देने लगे थे। तो किसी भी और करिश्माई व्यक्तित्व को, कार्यकुशल व्यक्ति को या राजनीतिक विपक्षी को वो आगे बढ़ने का मौका कभी नहीं देते। आज जो बहस श्रीलंका में चल रही है उसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रेमदासा के पुत्र भी सामने हैं, मगर उनमें किसी का जनाधार उस तरह का नहीं है, न उनके पास उस तरह के संसाधन हैं जितने राजपक्षा परिवार के पास हैं। मगर क्या श्रीलंका का भविष्य सिर्फ राजपक्षा परिवार के भविष्य के साथ ही जुड़ा रहेगा? आज ये मजबूरी श्रीलंका की हुई है कि उस सरकार को ये भी स्वीकार करना पड़ा है कि वो IMF से भी सहायता की पेशकश करे। मगर जिस व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया गया था उसने एक ही दिन में इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे में ये बात स्पष्टता कही कि मैं सोचता हूँ कि मेरा इस पद पर बना रहना इस बातचीत के लिए, इस संवाद के लिए लाभदायक नहीं होगा जो IMF के साथ लंका की रक्षा के लिए होना है। भारत जैसे पड़ोसी देश यथासंभव सहायता श्रीलंका की संकट की घड़ी में करेंगे। मगर श्रीलंका की कठिन चुनौती ये है कि श्रीलंका कई सारे संकटों का सामना एक साथ कर रहा है। वहाँ भाषाई वैमनस्य है जो विस्फोटक है, वहाँ जनजातीय वैमनस्य सिंहलों और तमिलों के बीच है जो हाल फिलहाल विस्फोटक नहीं है मगर सुगबुगाता रहता है राख में दबे अंगारों की तरह। उस पर हमला हुआ है इस्लामी कट्टरपंथी का साल 2 साल पहले ईस्टर के मौके पर। और आज ये जो आर्थिक संकट है ये इस सबको विकराल कर देता है। श्रीलंका में क्षेत्रीय असंतुलन है, किसानों के गांव देहात कस्बों के बीच और बड़े शहरों के बीच, श्रेष्ठ वर्ग के बीच और आम जनता के बीच। और जो श्रीलंका की निर्भरता ईंधन पर है वो इतनी ज़्यादा है कि जीवन का कोई पक्ष, वो खेती बाड़ी हो या बिजली का उत्पादन हो, वो यातायात हो या संरचनात्मक ढांचा हो, प्राण रक्षक औषधियाँ हो या ऑपरेशन किया जाना हो, या परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के पर्चे हों, ये सब निर्भर करते हैं विदेशी मुद्रा के भंडार पर। और इस विदेशी मुद्रा के भंडार को इतनी बुरी तरह खाली खोखला कर दिया है इस सरकार ने कि उसके पुनः भरने के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक हम आशा करते हैं एक मित्र राष्ट्र के रूप में, एक पड़ोसी के रूप में जो श्रीलंका का हित चाहता है, और हम वहाँ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो IPKF के बाद बिल्कुल सबक भारत ने सीखा है वो दूरी बनाए रखने के साथ ही जो कुछ सहायता कर सकता है और सलाह भी देने में संकोच बरतता रहेगा। श्रीलंका को इस संकट पर समाधान स्वयं प्राप्त करना होगा और वहाँ की जनता कितने दिनों तक अपने आक्रोश को संयमित, अनुशासित रख सकती है। और यदि उसे ये एहसास होता है कि सत्तारूढ़ व्यक्ति हट पाले हैं और गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो वहाँ संकट क्या रूप लेगा ये देखने लायक होगा। और इसका एकमात्र फायदा चीन जैसे देश को ही हो सकता है जो हर देश में अस्थिरता, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के लिए, असमंजस के लिए
बड़ी सीमा तक जिम्मेदार है, जो उस पर निर्भर रहा है, वो पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हमें चीन की इन कारस्तानियों के प्रति सतर्क रहते हुए अपने पड़ोसियों के तुष्टीकरण के बिना उनके साथ संबंधों को सहज बनाए रखने के प्रयास करने पड़ेंगे। जिन दिनों हमारा ध्यान पड़ोस में अटका रहा है, पाकिस्तान में और श्रीलंका में, वहीं कुछ ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अन्यत्र कुछ दूर होती रही हैं जो लगभग इतनी ही महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रहित के संदर्भ में है। और हम चर्चा करने जा रहे हैं यूरोप की, और न केवल यूरोप की बल्कि यूरोप के उस हिस्से की जो आमतौर पर पूर्वी यूरोप कहलाता है। पूर्वी यूरोप अचानक एक बहुत संकटग्रस्त स्थिति में आ गया है, क्योंकि यूक्रेन में जब से सैनिक हस्तक्षेप रूस ने किया है, जो सरहद है रूस और यूरोप की वो गर्मा गई है। और ये सरहद है पोलैंड और हंगरी वाली। और पोलैंड और हंगरी दोनों ही ऐसे देश हैं जो कभी कहलाते थे उपग्रह सोवियत संघ के, एक तरह के उपनिवेश उसके समझे जाते थे। और आज तक इन दो देशों की जो मानसिकता है जनमानस की और नेताओं की, वो कहीं न कहीं प्रतिबिंबित करती है उस विचारधारा को जो समाजवादी विचारधारा थी। मगर समाजवादी विचारधारा होने के साथ साथ जिसके सार्वजनिक जीवन में धर्म की, रोमन कैथोलिक धर्म की बहुत सार्थक ज़बरदस्त भूमिका रही थी। पोलैंड में अगर आप देखें तो ज़रूरिस्की का शासन जब लेस वेजिसल ने और सॉलिडेरिटी के आंदोलन के बाद समाप्त हुआ था, तो वहाँ के जो श्रमिक थे उनके लिए रोमन कैथोलिक चर्च और साम्यवादी विचारधारा लगभग बराबर महत्वपूर्ण थे उनके अपने जीवन में। और इस स्थिति में परिवर्तन आज तक होता नजर नहीं आया है। आज जो पोलैंड के नेता हैं वो स्पष्ट दूधा ये बात कहते हैं कि उनका कहना है कि हमारे जीवन में रोमन कैथोलिक चर्च का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या हमारा सार्वजनिक जीवन हो, रोमन कैथोलिक चर्च हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर रोमन कैथोलिक चर्च बेहद महत्वपूर्ण है तो फिर यूरोपीय समुदाय में जो फ्रांस जैसे देशों में धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की अवधारणा है, उसका क्या शेष रहता है। और यदि रोमन कैथोलिक चर्च आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो फिर जो समलैंगिकों के अधिकार हैं, जो विवाह विच्छेद के कानून हैं, जो गर्भपात के कानून हैं, जिन्हें आज जोड़ा जाता है बुनियादी मानव अधिकारों के साथ, उनका अस्तित्व शेष कैसे रह सकता है। और यदि वहाँ जो निर्वाचित सरकार है वो चर्च से दिशा निर्देश लेने को अपने को बाध्य समझती है, उसी संस्कार के अनुसार काम करती है, तो उसमें और फिर किसी और इस्लामी धर्म राज्य में या इजराइल जैसे यहूदी धर्म राज्य में अंतर कैसे किया जा सकता है। लगभग यही स्थिति हंगरी की है कि हंगरी में भी जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन जब दोबारा हुआ है तो उन्होंने अपने सारे विपक्षियों को हताश निराश कर दिया। लोगों को लगता था कि सारे विपक्षी, खासकर युवा वर्ग जब संगठित होगा तो जो उनकी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी राजनीति है उसका अंत हो सकेगा। अब ये एक बुनियादी सवाल है कि हंगरी में भले ही पोलैंड की तरह धर्म का प्रभाव उतना नहीं है, मगर फिर भी जो दक्षिणपंथी कट्टरपंथी है और जो ये हट है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपनी शर्तों पर ही स्वीकार करेंगे, जो जनतंत्र की परिकल्पना है वो हमारी अपनी परिकल्पना है, वो साम्यवादी केंद्रीय जनतंत्र की तरफ जाती है। आज भी वो पश्चिमी जनतंत्र के करीब नहीं पहुंचती है। और आज भी जो हमारा सांस्कृतिक संस्कार है, जनजाति हमारे रिश्ते हैं, हमारा सार्वजनिक जीवन है, उसका कोई बहुत लेना देना सीधे सीधे फ्रांस, जर्मनी या अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ नहीं है। ये दोनों ही देश जब यूरोपीय समुदाय के सदस्य बने थे तो इनकी प्राथमिक इच्छा थी यूरोपीय समुदाय के पास जो प्रचुर संसाधन हैं उनका लाभ ये उठा सके अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए। और यूरोपीय समुदाय के नेताओं को ऐसा लगता था कि इस आर्थिक रिश्तेदारी के विकसित होने के साथ इन देशों में जनतांत्रिक संस्कार भी बढ़ेगा। ऐसा हुआ नहीं है। और हाल के दिनों में जो प्रतिरोध था हंगरी का और पोलैंड का, जो मतभेद था यूरोपीय समुदाय के साथ, वो साफ नजर आ रहा था। पोलैंड की सरकार का बार बार ये कहना था कि वो अपनी संसद के पारित कानूनों को ही सर्वोपरि समझेंगे, यूरोपीय समुदाय के कानूनों को अपने ऊपर थोपा नहीं जाने देंगे। और चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न हो, वो सत्ता के विभाजन का प्रश्न हो, वो न्यायपालिका की स्वाधीनता का प्रश्न हो, ये सारे निर्णय वो अपने विवेक से करेंगे। कमोबेश यही रवैया हंगरी का भी था। इन दो देशों को अनुशासित करने के लिए इनके ऊपर आर्थिक दंड लगाया गया था, कई बिलियन, कई अरब यूरोज का।
और उसको देने में ये हिचकिचा रहे थे, पिछले महीने भर की बात है। मगर जब रूस का सेना का प्रवेश यूक्रेन में हुआ और ये युद्ध विकराल रूप लेने लगा, तो इन दो देशों की सामरिक संवेदनशीलता को देखते हुए उर्सुला वान लेडन को, जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं यूरोपीय समुदाय की, ये फैसला लेने को बाध्य होना पड़ा कि फिलहाल ये आर्थिक दंड इन दो देशों को नहीं देना पड़ेगा। मगर यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, जब ये जो जुर्माना आपने लगाया था पोलैंड और हंगरी पर, उसको आप वापस लेते हैं सामरिक स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए, तो क्या आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि यूरोपीय समुदाय अपने उन बुनियादी मूल्यों से समझौता कर रहा है, उनका क्षय स्वीकार कर रहा है, जिसके आधार पर उसका गठन हुआ था? सारी परिकल्पना जो इस बहुराष्ट्रीय संगठन की है, वह यह थी कि कुछ मूल्य ऐसे हैं जिसमें सब सदस्य साझा करते हैं, और इसी आधार पर तुर्की को यूरोपीय समुदाय से बाहर रखा गया था। तुर्की के सारे जो अन्य पक्ष थे वो यूरोपीय समुदाय के सदस्यों के समान थे, आधुनिक पश्चिमीकरण से संपन्न, संसाधनों से संपन्न, विकासशील, टेक्नोलॉजी में समर्थ। मगर उसके बारे में कहा गया था कि उसके जो मूल्य हैं, उसके जो बुनियादी मूल्य हैं, वो इस्लामी संस्कार के कारण यूरोपीय मूल्यों से टकरा रहे हैं, और उसके बाद तुर्की की कोई रुचि इसकी सत्ता स्वीकार करने में नहीं रही। मगर आज जब पोलैंड और हंगरी के मामले में समझौता किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं अपनी जड़ें स्वयं यूरोपीय समुदाय के नेता उतर रहे हैं यूक्रेन के संकट के कारण। ये सिर्फ हंगरी और पोलैंड का मामला नहीं है। छोटे छोटे राज्य हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, जो अपनी स्वतंत्रता का दावा करते रहते हैं, मगर उनका आकार इतना छोटा है कि पहले तो रूस उनको लेकर चिंतित नहीं है, और यदि उन पर दबाव डालना ही पड़े तो एक तरफ मोल्डोवा, दूसरी तरफ बेलारूस, तो ये बहुत देर तक अपनी स्वाधीनता को अक्षत नहीं रख सकते हैं। जिस तरह से अर्मानिया, अज़रबैजान में ये संकट चला था, तो कहीं न कहीं जो छोटे गणराज्य सोवियत संघ के घटक राज्य कभी हुआ करते थे, वो आज के नए रूस के लिए उनको दबाना कठिन नहीं है। यदि वो बेलारूस पर अपना प्रभाव बढ़ा लेता है और जो सबसे बड़ा आकार में यूक्रेन है, उसको निरस्त कर सकता है, खारिज कर सकता है संप्रभु राष्ट्र के रूप में, तो ये बाकी देश क्या करेंगे? यदि आप देखें फिर पूर्वी यूरोप को, तो स्लोवाकिया ने ये हाल में घोषणा की है कि वो अपने ईंधन के लिए, तेल के लिए, गैस के आयात के लिए लगभग 85% इस आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है। तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ये बात स्वीकार ही नहीं कर सकता कि स्विफ्ट से रूस का बहिष्कार है, तो वो डॉलर में खरीद फरोख्त ही करेगा, हट पालेगा। उसने ये घोषणा कर दी है कि वो इस तेल गैस के आयात के लिए रूबल विनिमय प्रणाली को स्वीकार कर लेगा। आज स्लोवाकिया है, कल क्या यही हालत रोमानिया की नहीं होगी, बुल्गारिया की नहीं होगी? क्या अन्य देश जो चेक रिपब्लिक है, उनके ऊपर दबाव इस तरह का नहीं पड़ेगा? हम अक्सर जब यूरोपीय समुदाय की बात करते हैं भारत में, तो हमारा ध्यान या तो यूरोपीय समुदाय के एक ऐसे समुच्चय के रूप में होता है जिसको हम एक इकाई मान लेते हैं आंख बंद करके, या हम फ्रांस या जर्मनी को देखते हैं, बहुत हुआ तो इटली की तरफ नज़र डाल ली, कभी नीदरलैंड्स की तरफ नज़र डाल दी, मगर हम पूर्वी यूरोप की उपेक्षा करते रहते हैं। आज हम ये सोचने को मजबूर हैं कि फिर से शायद विघटनकारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है यूरोप के संदर्भ में, और जो गुटनिरपेक्षता के दौर में सोवियत संघ के विघटन के पहले पूर्वी यूरोप के साथ एक खास रिश्तेदारी पूर्वी जर्मनी हो, रोमानिया हो, चेकोस्लोवाकिया हो, भारत की थी, शायद कहीं न कहीं हितों का सन्निपात हो रहा है। वो हितों का सन्निपात पूरी तरह नहीं हो रहा है। हम जनतंत्र के प्रति जो प्रतिरोध है इन देशों का, उसमें सहमत नहीं है। जो समलैंगिकों के या राजनीतिक विपक्षियों के दमन का या उनके प्रति असहनशीलता का आचरण इन देशों में होता है, उसका समर्थन भारत नहीं कर सकता है। न्यायपालिका की स्वाधीनता के बारे में जिनकी परिकल्पना है, उसको उसमें भी भारत सहमत नहीं हो सकता है। भारत भी शायद ये हट कर सकता है कि जनतंत्र का जो मॉडल, जो नमूना हमने स्वीकार किया था, उसे अपने अनुभव के आधार पर हम परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ख़ासकर जो धर्म को लेकर हट हंगरी और पोलैंड में है, उसको लेकर जो धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की बात भारत करता है, जो हमारी अभिन्न पहचान है, उसके बारे में भी शायद समझौता भारत नहीं कर सकता है। मगर जहाँ तक रूस पर सैनिक साज सामान की खरीद के लिए या गैस की या तेल की आपूर्ति के लिए एक रिश्तेदारी है, उसमें कहीं न कहीं भारत की रुपया विनिमय प्रणाली और इन देशों की रूबल प्रणाली के साथ जुड़ने की जो हाल फिलहाल नीति है, उसमें कहीं न कहीं सन्निपात होता नज़र आ रहा है। पूरा हितों का सन्निपात नहीं भले ही हो, मगर यूरोप में
आने वाले दिनों में ना कहिए, महीनों में, वर्षों में, जो ये पूरी संरचना यूरोपीय समुदाय की थी, जिसके कुछ बुनियादी मूल्य थे, तो यदि उन मूल्यों से खुद स्वयं समझौता करने को तैयार है आज बड़े-बड़े नेतागण यूरोपीय समुदाय के, और अक्षम साबित हो चुके हैं अपने सदस्य देशों की हितों की रक्षा के लिए, वो हित यूक्रेन की तरह सिर्फ सामरिक हित नहीं है, वो आर्थिक हित भी हैं, वो ऊर्जा सुरक्षा के हित भी हैं, वो अपनी कटौती करने को तैयार नहीं है, थोड़ा पैर घसीट रहे हैं, जर्मनी हो या कोई और हो, मगर वो अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं छोटे राज्यों से कि वो उनके दिशा निर्देशों के अनुसार तत्काल अपने रिश्ते रूस से तोड़ लेंगे। ये सारी बातें राजनयिक के लिए चुनौतियाँ भारत के पेचीदा गुत्थियाँ पैदा करती रहेंगी, इनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इस बार इतना ही, मगर अगली बार मिलने तक हम आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहेंगे। कई दिन बाद, कई बरस बाद ऐसा हो रहा है कि भारत के बिल्कुल संलग्न पड़ोस में और थोड़ा दूरी पर हटकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपस में जुड़ी भी हैं एक तरह से, और सीधे-सीधे हमारे राष्ट्रहित को प्रभावित करती हैं। जो कुछ पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है, वो कहीं न कहीं संबंधित है चीन की नीतियों से। और वो कहीं न कहीं संबंधित है उस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की दुनिया से जो ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। रूस के यूक्रेन में हस्तक्षेप ने इस पूरी तेल की राजनीति को, ऊर्जा सुरक्षा की राजनीति को के सामने एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिसमें यूरोप के देश अलग-अलग तरह से उसका सामना कर रहे हैं। हमने उल्लेख किया कुछ और चुनौतियों का। जब ये दबाव बढ़ रहा है, तो यूरोपीय समुदाय के सदस्य देशों में एक विभाजन साफ नज़र आ रहा है। जो पहले पूर्वी यूरोपीय देश थे, रूस के सोवियत संघ के उपग्रह थे, उसके प्रभाव क्षेत्र में आते थे, वो एक बार फिर यूक्रेन संकट के बाद इस कटु यथार्थ को महसूस कर रहे हैं कि उनकी जो निकटता है, मैत्री ना सही, वो भी चाहे रूसी दबाव से बाहर रहने की कोशिश करते हो, तभी वो यूरोपीय समुदाय के सदस्य बने थे, मगर उनका जो बुनियादी संस्कार है, वो इतने वर्षों के बाद भी उनको पश्चिमी यूरोप के संपन्न देशों के जनतांत्रिक मूल्यों की साझेदारी तक नहीं पहुंचा सका है। चाहे वो सार्वजनिक जीवन में धर्म की का प्रभाव हो, चाहे वो सहनशीलता समलैंगिकों के प्रति या राजनीतिक विपक्षियों के प्रति हो, वो मानवाधिकारों का प्रश्न हो, या वो जनतांत्रिक मूल्य हो, या सत्ता का विभाजन हो। आप कह सकते हैं कि सारी दुनिया भर में तानाशाही बनाम जनतंत्र की लड़ाई चल रही है। ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व के धनी ओजस्वी वक्ता अनेक नेता हैं जो अपना जनाधार बरकरार रख सके हैं सारी जनतांत्रिक, सारी समतापूर्ण पोषक चुनौतियों के बावजूद। इन सबको यदि आप ध्यान में रखें तो ये निर्वाचित तानाशाहियाँ हैं। वो पोलैंड हो या हंगरी हो, वो सैनिक तख्तापलट के बाद तानाशाह वहाँ नहीं आए हैं, मगर ये जो दोहरे मानदंड यूरोप में हमेशा से जारी रहे हैं, वो फ्रांस हो या जर्मनी हो और पूरी यूरोप के अपेक्षाकृत वंचित देश हों, इन सारे देशों के बारे में नए सिरे से, नए माहौल में, नए परिप्रेक्ष्य में सोचने की ज़रूरत भारत को होगी। हम यही राय आपको देंगे कि आप निश्चित रूप से इस सारे घटनाक्रम को पर नज़र रखें, समाचार पत्रों को गंभीरता से पढ़ें, अपनी राय बनाने की कोशिश तर्कसंगत ढंग से कोशिश करें। अगली बार मिलने तक विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।